समय था 1976 का। ब्रिटिश पाउंड लगातार कमजोर होता जा रहा था, उसका प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा था डॉलर में, जिस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंपोर्ट करने में बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी। There was another attack on the pound. Britain has suffered one of the highest inflation rates in Europe. Price increases reached a peak in June 1975 when they were running at nearly 40% a year. इसीलिए गवर्नमेंट एक न्यूज अनाउंस करती है कि ब्रिटिश पाउंड का रेट $1.72 के ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा, इसे अलाउ नहीं किया जाएगा। सारे ट्रेडर को लगता है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बोल दिया है कि $1.72 के ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा इसका प्राइस, ये न्यूज मार्केट में जैसे ही आता है उस समय ब्रिटिश पाउंड का करंट प्राइस चल रहा होता है $1.65। ये तुरंत गिरने के बजाय अचानक से चढ़ के $1.72 पहुंच जाता है और वापस से गिरता है। सारे ट्रेडर कम्युनिटी में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया है, $1.72 के ऊपर ब्रिटिश पाउंड को जाने नहीं दिया जाएगा, तो सब लोग इसे शॉर्ट करने में लग जाते हैं। उस समय के जो करेंसी ट्रेडर्स थे वो इन्हें दबा के शॉर्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जब इसे $1.72 के ऊपर जाने नहीं देगी तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंट बनेगा और मार्केट यहां से नीचे आएगा और उन लोग प्रॉफिट करेंगे शॉर्ट करके। लेकिन वहीं एक ट्रेडर एक अलग टाइप का पैटर्न देखता है। वो देखता है कि अगर ये न्यूज़ मार्केट में आया कि गवर्नमेंट ब्रिटिश पाउंड को नहीं जाने देगी 1.72 के ऊपर, तो इसे कोलैप्स करना चाहिए था। ये न्यूज़ आने के बाद ब्रिटिश पाउंड का रेट गिरना चाहिए था। ये गिरने के बजाय $1.72 चला गया और वापस से जब ये नीचे गिर रहा है तो ये 1.65 नहीं बल्कि 1.67 आया और धीरे धीरे प्राइस नैरो होते जा रहा है। ऊपर तो 1.72 जा रहा है लेकिन नीचे 1.7 तक ही आ रहा है। ये फैसला करता है अपने लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड लेने का। अभी तक ये ट्रेडर 10 कॉन्ट्रैक्ट 15 कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर का ट्रेड नहीं लेता है, क्योंकि इतना ही इसका एबिलिटी रहता है। लेकिन इस ट्रेड में वो अपने औकात से बाहर का ट्रेड लेता है और टोटल 200 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेता है ब्रिटिश पाउंड का। अब ये वो समय था जब बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे कि फ़ोन में चार्ट देखना हुआ या फिर कंप्यूटर में एकदम स्क्रीन में सब कुछ आप देख सकते हो अपने घर पे, वो वाला सिस्टम नहीं था। तो मार्केट क्लोज होता है, क्लोज होने से पहले ये अपना पोजीशन बना के घर आ जाता है। लेकिन इतना बड़ा पोजीशन होने के कारण ये एंजाइटी में रहता है। रात भर इसे किसी तरह नींद आती है। सुबह उठते ही 5 बजे ये कॉल करता है सिटी बैंक और पूछता है कि क्या रेट चल रहा है ब्रिटिश पाउंड का। तो वो कहते हैं कि सर अभी कोटेशन आया नहीं है, आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिए, मैं आपको लेटेस्ट कोट दे देता हूँ। ये वेट करते हैं, पानी वानी पी के किचन से फिर से आते हैं और दोबारा कॉल करते हैं सिटी बैंक, क्या रेट चल रहा है ब्रिटिश पाउंड का। तो उनका रिप्लाई आता है, जी सर ब्रिटिश पाउंड का रेट चल रहा है $1.725। ये सुनते ही उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता। वो बोलते क्या बोला आपने सर, $1.715? बोले नहीं सर, ब्रिटिश पाउंड का रेट है $1.725। ये बात सुनते ही इस ट्रेडर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया था कि $1.72 के ऊपर जाने नहीं देगी, ये उसके ऊपर जा चुका है। ये जानते थे कि अगर डिमांड है, क्योंकि प्राइस गिर नहीं रहा है, तो कोई भी दुनिया का कोई गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट इमोशन पे चलता है। अगर डिमांड है तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसीलिए इन्होंने गवर्नमेंट से हटके, पूरे ट्रेडर कम्युनिटी से हटके एक अलग टाइप का पोजीशन बनाता है, जो कि रिस्की भी रहता है लेकिन उसको रिजल्ट मिलता है। अब ये जो $1.725 पहुंच गया, अब ये निश्चिंत हो जाता है। इन्हें पता रहता है कि अब जब ये साइकोलॉजिकल और ये लेवल टूट चुका है तो वापस 1.72 जाने का कोई हिसाब अब है नहीं। इसीलिए वो और दबा के पोजीशन बिल्ड करना शुरू करते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी पैसा लगाते हैं। टोटल 1000 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते हैं ब्रिटिश पाउंड का, और इस ट्रेड में वो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। ये उनके लाइफ का सबसे पहला बड़ा ट्रेड होता है जिसमें वो लगातार 3 महीने तक होल्ड करे रहते हैं इस पोजीशन को। और एक दिन जब ब्रिटिश पाउंड $1.95 को टच करता है, वो आकर इसे सेल करने का प्लान करते हैं। उस समय सारे ट्रेडर कम्युनिटी के लोग बाय कर रहे होते हैं, आर्बिट्राज लोग भी बाय कर रहे होते हैं, लेकिन ये ट्रेडर आता है और मार्केट में जितने भी बिड्स होते हैं सबको हिट करते हुए जाता है। और एक्साइटमेंट में ये ना कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट तो सेल कर ही देता है अपना वाला, लेकिन उसके अलावा भी 400 कॉन्ट्रैक्ट और सेल करता है, जिससे मार्केट में एक और ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाता है और मार्केट 1000 कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट तो कमाता ही है, साथ ही जो एक्स्ट्रा 400 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे उसमें भी इंट्राडे प्रॉफिट कमा लेता है। और ये उस ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट यानी कि टोटल $1.3 मिलियन का प्रॉफिट करता है। ये उस समय की बात है। आज का अगर ये चीज को आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कैलकुलेट करोगे तो मोर देन 50 करोड़ होता है वो इस ट्रेड में कमाता है। इस ट्रेडर का नाम है रैंडी मकाई। ये एक बहुत बड़े करेंसी ट्रेडर हैं, लेकिन
शुरुआत से ही कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं बनता। तो आज इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर का लाइफ जर्नी तो आप सुनोगे ही, साथ ही आपको सीखने को मिलेंगे वो बहुत सारे इनसाइट जो कि आप अपने ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो या फिर अपने इन्वेस्टमेंट में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इनका लाइफ फुल ऑफ रोलर कोस्टर राइड रहता है। और मजा आ जाएगा आपका स्टोरी जब सुनोगे कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट को वॉर में जाना पड़ता है, अपना जान बचाना भी पड़ता है, कई लोगों की जान लेनी भी पड़ती है। वहां से आने के बाद कैसे वो साइकेट्रिस्ट के यहाँ जॉब करते हैं और कैसे साइकोलॉजी हेल्प करता है उनको एक बहुत बड़ा ट्रेडर बनने में। और साथ ही आपको यह सीखने को मिलेगा कि कैसे कोई ट्रेडर 7 साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने के बाद, एक बहुत बड़ा ट्रेडर बनने के बाद भी पैसा लॉस कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं उनका जर्नी कि वो ट्रेडिंग में आए कैसे। रैंडी मकाई जब सेकेंड ईयर कॉलेज कर रहे होते हैं तो उनको पढ़ाई से मन हट जाता है और वो ब्रिज खेलने में बहुत ज़्यादा ही मशगूल हो जाते हैं। ब्रिज खेलना उन्हें इतना पसंद होता है कि वो सुबह शाम दिन रात बस ब्रिज के बारे में सोचते हैं और इस कारण उसका जो कॉलेज का अटेंडेंस है वो बुरी तरह से इफेक्टेड होता है और उनका अटेंडेंस इतना कम होता है कि उसे अब इसके लिए कॉलेज पनिश करेगी। तो अमेरिका में एक कल्चर है कि अगर आप सेना में जाओगे तो 2 तरीके से जा सकते हो, एक वॉलेंट्री, आप अपने मन से जा सकते हो, और दूसरा आपको ड्राफ्ट कर दिया जाएगा एज अ पनिशमेंट। तो इनका अटेंडेंस कम होने के कारण इनको ड्राफ्ट कर दिया जाता है सेना में। हालांकि ये चाहते तो एक आसान काम ले सकते थे सेना में क्योंकि इनके फादर कर्नल थे, लेकिन ये फैसला लेते हैं कि मिस्टेक मेरा है, गलती मैंने की है तो सजा भी मैं ही भुगतूंगा, इसीलिए ये जाते हैं सेना में। अब जैसे ये सेना में जाते हैं वियतनाम वॉर स्टार्ट हो चुका होता है और ये अब वॉर में जाके फंस जाते हैं। अब यहाँ सिचुएशन इतना खराब होता है कि लोग इनको चेस करते हैं, इनको मारने के लिए। बहुत बार ये मौत के मुंह से निकल के बचते हैं। कई बार जब रात में ये सो रहे होते तो हल्का सा भी खुसफुसाहट का आवाज आता है तो इनका हालत खराब हो जाता है कि दुश्मन, इनेमी, कोई मुझे मारने आया, और ये तैनात रहते हैं। कितने लोगों को ये अपने राइफल से मारते भी हैं अपने दुश्मन को, लेकिन एक बात तो उन्हें समझ में आती है कि जिसको मैं मार रहा हूं वो असल में दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं जैसे अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, सामने वाला भी सीनियर का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो वो जल्दी से जल्दी इस चीज से निकल के रियल लाइफ में जाना चाहते हैं, वापस इस चीज को मुड़ के वो देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि ये टाइम उनका बीतता है और वो कॉलेज वापस जाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई करते करते वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जॉब भी करते हैं, जहां उन्हें साइकोलॉजी सीखने में बहुत मदद मिलती है और साइकोलॉजी उनका ट्रेडिंग में भी बहुत हेल्प करती है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ उनका साइकोलॉजी का जॉब सही चल रहा होता है। अब उनका ट्रेडिंग में आने का जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनके भाई जो होते हैं वो सीएमई में स्टॉक ब्रोकर रहते हैं। सीएमई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, आईएमएम। अब उसके लिए उन्हें नए ट्रेडर्स चाहिए, वहाँ जो सीट्स अवेलेबल हैं। वो उस सीट को सेल करना शुरू करती है $1 लाख में, लेकिन सीट्स नहीं फुल हो। तो जब इनके भाई से इनका मुलाकात होता है तो इनके भाई बताते हैं कि मेरे पास एक आईएमएम का सीट है, तुम चाहो तो जाके वहाँ ट्रेड कर सकते हो। तो इनका कहना होता है देखो मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ आता नहीं है, प्लस मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं जाके ट्रेड कर सकता हूँ, उस बिजनेस के लिए पैसा लगता है। तो इसके भाई बोलते हैं देखो सीट का कीमत बहुत महंगा था, $1 लाख का सीट था, फिर 10,000 में मिला, मुझे ये फ्री में मिला है, इसीलिए तुम एक बार ट्राई करो, मैं तुम्हें $5,000 दे रहा हूँ, तुम जैसे चाहो इसको उड़ाओ, बर्बाद करो, ये तुम्हारा मैटर है, लेकिन ये सीट मिला है, तुम एक बार ट्राई करके देखो। तो वो अपने भाई का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और $5,000 उनसे ले लेते हैं, जिसमें से $3,000 वो अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए रख लेते हैं क्योंकि उन्हें जॉब छोड़ना पड़ेगा, और $2,000 ट्रेडिंग के लिए रखते हैं। तो वो जब पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें एक चीज़ देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये जो मार्केट है वो सोचते थे कि टेक्नोलॉजी से चलता है या बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेटा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो देखते हैं कि लोगों के बिहेवियर से, लोगों के साइकोलॉजी से प्राइस डिसाइड होता है। वो बोलते हैं कि मैं साफ सुथरा देख सकता हूँ चार्ट में एंजाइटी को, फियर को, ग्रीड को, होप को। ऑलरेडी वो साइकेट्रिस्ट के पास काम कर चुके हैं तो उनका साइकोलॉजी का नॉलेज काफी तगड़ा होता है, और जब वो चीज को वो चार्ट पे देखते हैं उन्हें लगने लगता है ये गेम तो मेरे लिए, तो वो समझ जाते हैं कि ये गेम तो मेरे लिए है। वो देखते हैं कि लोगों का मूड कैसे ऑर्डर में बदलता है और ऑर्डर कैसे प्राइस में कन्वर्ट होता है और मार्केट को डायरेक्शन देता है, वो चीज को साफ साफ देख पाते हैं, और इसीलिए इस चीज का वो जबरदस्त फायदा उठाते हैं और पहले ही साल अपने वो $2,000 के कैपिटल को $70,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग में पहले बहुत ज़्यादा फेलियर आता है, लेकिन ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं होता, ये डायरेक्टली इनको सक्सेस मिलता है। और ये $2,000 से $70,000 करने में इन्हें 1 साल का समय भी नहीं लगता है। ये केवल 7 महीने में ही अपने कैपिटल को 35 टाइम्स बढ़ा लेते हैं। अब चूंकि ये ठीक ठाक लेवल पे ट्रेडर बन चुके होते हैं, ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, सब सही जा रहा होता है, लेकिन अब वो रिंग में ट्रेड करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो फैसला करते हैं कि मैं घर से ट्रेड करूंगा, कॉल करके ट्रेड करूंगा। तो अपना वो ट्रेडिंग का सिस्टम जो है सेटअप बदल लेते हैं और घर से ट्रेड करना शुरू करते हैं। और जब वो अपने घर से ट्रेड करना शुरू करते हैं, दूसरे साल ही वो $1 मिलियन का प्रॉफिट भी कैप्चर कर लेते हैं। सोचो 2,000 से 70,000, 70,000 से सीधे $1 मिलियन, जो कि आज का 50 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। पहला $1 मिलियन तो वो कमा लेते हैं दूसरे साल ही, लेकिन अगले 7 सालों तक हर साल
नया रिकॉर्ड बनता है और उनका कंसिस्टेंसी 7 साल तक चलता है और इन 7 सालों में वो अपने कैपिटल को $50 मिलियन बना लेते। लेकिन इन सब के बीच जो आपको सीखने वाली बात यह है कि वो अपना लाइफस्टाइल कभी भी ड्रास्टिकली नहीं बढ़ाते हैं। उनका कहना होता है कि एक ट्रेडर को अपना लाइफस्टाइल जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज पैसा आ रहा है, जरूरी नहीं कि कल भी पैसा आए। आज अपॉर्चुनिटी जैसा है, कल हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी ना रहे, हो सकता है आप नुकसान में चले जाओ। इसलिए अपने लाइफ एक्सपेंसेस को अपना बर्डन नहीं बनने दो। अब इसके बाद भी आपको पता चलेगा कि कैसे वो इस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकालते हैं कि उनका लाइफस्टाइल इससे इफेक्ट ना हो। अब $50 मिलियन तो वो कमा लेते हैं, लेकिन अब 7 साल रैंडी मकाई ट्रेड करके $50 मिलियन का फंड बना चुके होते हैं। लेकिन उनका पर्सनैलिटी थोड़ा अलग टाइप का होता है। आप सुनोगे थोड़ा आपको भी अजीब लगेगा। वो एक टाइप अपने आप को एक रिस्क टेकर कंसीडर करते हैं कि मैं एक्सट्रीमली रिस्क टेकर हूँ। दूसरे साइड वो मनी को लेके बहुत ज़्यादा ही कंजर्वेटिव होते हैं। उनको पता होता है कि ट्रेड बिना रिस्क लिए होगा नहीं, और अगर मेरा माइंडसेट सिर्फ रिस्क वाला होगा तो मैं बर्बाद भी हो सकता हूं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए तो वो क्या करते हैं कि $50 मिलियन को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक 25, दूसरा 25। पहले 25 को वो जाके डाल देते हैं बैंक में, और उसके इंटरेस्ट से उनको पता होता है कि मेरा लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं इसके इंटरेस्ट से अपना जिंदगी बिंदास होकर फाइनेंशियली फ्री होकर जैसा चाहूँ वैसा हिसाब से जी सकता हूँ। और बाकी का $25 मिलियन रखते हैं वो रिस्क के लिए, फन के लिए। वो सोचते हैं कि मैं इससे ट्रेड करूंगा, रिस्क लूंगा, मन करेगा तो बेसबॉल टीम खरीदूंगा। वो उनका सपना भी रहता है कि बेसबॉल टीम खरीदना है। अगर मुझे लाइफ में एक बेसबॉल टीम भी खरीदना हुआ तो उतना पैसा होता है कि जिससे वो एक बेसबॉल टीम भी खरीद सकते हैं। तो ये दोनों को करते हैं और फिर वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, तो वो देखते हैं कि कहीं मैं रैट रेस में तो नहीं फंस रहा हूँ कि सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूँ। तो इसीलिए वो फैसला लेता है लाइफ में 2 ट्रेड लूंगा। पहला ट्रेड लूंगा जो कि $15 मिलियन कमाऊंगा 2,500 कॉन्ट्रैक्ट लेके, और दूसरा ट्रेड लूंगा जो लाइफ का लास्ट ट्रेड होगा, उसके बाद ट्रेडिंग छोड़ ही दूंगा। उसमें मैं 5,000 कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करूंगा और $30 मिलियन का प्रॉफिट कैप्चर करूंगा। उसके बाद ट्रेडिंग खत्म, लाइफ को बिंदास जीऊंगा, ट्रेडिंग वर्डिंग छोड़ दूंगा। ये उनका उस टाइम का माइंडसेट रहता है। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कनेडियन डॉलर में कि साइकोलॉजिकल लेवल का एक ब्रेकआउट आया हुआ रहता है 80 सेंट्स में। तो उन्हें लगता है कि ये वही ट्रेड है जिसमें मैं अपने लाइफ का सेकंड लास्ट ट्रेड जो है प्रॉफिट कर सकता हूँ, वही वाला ये ट्रेड है। तो वो 2,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते हैं और बाकी का 500 कॉन्ट्रैक्ट सोचते हैं मैं बाद में इसमें डेवलप कर लूंगा, ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन कनेडियन डॉलर का जो प्राइस है वो उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, बहुत ही स्टेबल स्टॉक होता है। वो धीरे धीरे हिलता है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ही मूव करता है। यानी कि 0.8 सेंट्स बोला कि 0.80001 इस टाइप का था, तो 20-25 पॉइंट ही दिन भर में मूव करता है। तो वो प्राइस देखना भी छोड़ देते हैं। तो इसी बीच वो एक नया घर बना रहे होते हैं अपने दूसरे सिटी में। तो वो क्या करते हैं, वहाँ जाने के लिए निकलने वाले होते हैं। तो सोचते हैं कि एक बार प्राइस देख लेता हूँ क्या चल रहा है। अब वो कंप्यूटर लगा चुके होते हैं अपने घर में। तो वो जब कंप्यूटर में कोटेशन देखते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो देखते हैं कि कनेडियन डॉलर जो कि 10-20 पॉइंट भी हिलने में प्रॉब्लम होता था जिसको, वो 150 पॉइंट गिर चुका है। अब उनको लगता है कि ये जो कोटेशन है टेक्निकली कुछ एरर है इसमें, इसीलिए वो जाके पता करना चाहते हैं कि क्या एक्चुअली इतना गिरा है या सिर्फ मेरे कोटेशन में प्रॉब्लम है। वो जाते हैं एक होटल, वहां से पब्लिक फोन से कॉल करते हैं वहां पे और पता करते हैं, बोलते हैं हाँ 150 पॉइंट गिर चुका है और आपका करंट पोजीशन $3 मिलियन का नुकसान में चल रहा है। उनको सुन के ये चीज झटका लगता है, यार मैं तो यहाँ $15 मिलियन कमाने का सपना देख रहा था, $3 मिलियन नुकसान हो गया। वो फिर किसी तरह उस चीज को एडजस्ट करते हैं, चलो बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है। वो दूसरे काम में लगते हैं, सारा काम फिनिश करके जब वो आते हैं देखते हैं कि कनेडियन डॉलर लगातार नीचे गिर रहा है। वो सोचते हैं क्या करूं, वेट करूं या एग्जिट करूं। करते करते लास्टली उनका जो पेन का हद होता है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। $3 मिलियन का लॉस $7.5 मिलियन पहुंच जाता है उनके इनडिसीजन के कारण। वो अपने ब्रोकर को कॉल लगाते हैं, बोलते हैं देखो नो मैटर व्हाट कितना लॉस हो रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता है, जैसे भी हो मुझे इमीडिएटली एग्जिट दिलाओ। जितना भी बीडिंग है, जितना भी है स्प्रेड, कोई टेंशन नहीं है, मुझे एग्जिट चाहिए। उनका ब्रोकर, उनको उस समय इतना इजी नहीं होता है एग्जिट भी, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स कम थे। उनको सारा पोजीशन में एग्जिट करा तो टोटल $7.8 मिलियन का नुकसान वो उस ट्रेड में बुक करते हैं। तो जब वो सारा चीज एनालिसिस करते हैं तो उन्हें एक पैटर्न नजर आता है कि मैं फोमो में बहुत ज्यादा आ जाता हूँ। मतलब कि कोई ट्रेड मुझे अगर छूट गया है तो मैं उसके पीछे ज्यादा दिमाग लगाता हूँ। मान लो कि आपके पास 2 ट्रेड है, एक ट्रेड आपने देखे, आपने फैसला लिया कि मैं इस ट्रेड को लूंगा और आप नहीं ले सके, और वो ट्रेड जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट को, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सके। उस चक्कर में क्या होता है कि आप जाके हायर रेट में खरीद लेते हो। यही चीज उनके साथ भी हुआ था, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि लाइफ में आप ये गलती दोबारा मिस्टेक तो नहीं करने वाला, और वहां से वो जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में वो डेवलप करते हैं वो फिर कभी नहीं तोड़ते हैं। टोटल 20 साल तक वो ट्रेड करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ दुनिया के तीसरे ट्रेडर है वो जो कि इतना ट्रमेंडस ग्रोथ अपने ट्रेडिंग करियर में हासिल की। 20 साल के ट्रेडिंग करियर में 80% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ सिर्फ इनके अलावा 2 ट्रेडर ने ही कैप्चर किया है, और ये तीसरे ट्रेडर थे। तो इस टाइप का ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है। इनका कहना है कि ट्रेडर्स के लिए इनका 2-3 एडवाइस है जो कि आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। पहला ये कि अगर आप ट्रेडर हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कभी भी अपने लाइफस्टाइल को तुरंत मत बढ़ाओ, नहीं तो उससे होने वाला है आपको आगे जाके बर्डन। क्योंकि ये जब इनिशियली अपने ट्रेडिंग करियर में आए थे तो देखते थे कि जो ट्रेडिंग ईजी था,
इनके साथ वाले भी बहुत अच्छा प्रॉफिट करते, वो तुरंत जितना प्रॉफिट नहीं हुआ, जितना वो अर्न नहीं करते, उससे ज़्यादा वो अपने लाइफस्टाइल को डेवलप कर ली, जिसके कारण उन्हें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हुआ। और वही चीज़ से इन्होंने सीख लिया और $50 मिलियन होने तक ये बहुत ही लो लाइफस्टाइल को मेंटेन किया। और बाद में भी इन्होंने लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली बढ़ाया, उतना जल्दी इन्होंने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के पीछे फोकस नहीं किया। दूसरा लेसन कि अगर आप किसी ट्रेड में नहीं एंटर कर पाए तो उस ट्रेड को भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि इनको अपने ट्रेडिंग करियर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा वो ये नहीं था कि मैं किसी ट्रेड में गया और लॉस हो गया। वो ये झेल लेते थे कि मैंने कोई ट्रेड लिया, वो नुकसान जाने लगा, इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम, लेकिन कोई ट्रेड मैंने देखा और मैं नहीं ले सका और वो ट्रेड चल गया, उसको लेके इसको ज़्यादा एंजाइटी होता था। तो धीरे धीरे ये चीज़ को अपने डेवलप किए। वो बोले कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं कोई ट्रेड में नहीं एंटर कर सका कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, मैं दूसरी चीज़ में लगाऊंगा। बाद में जब ये बहुत सारा और पैसा कमाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी जाते हैं। ये क्या देखते हैं कि जो ज़्यादातर इन्वेस्टर है वो सबसे कमजोर स्टॉक को खरीदने के पीछे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जो सबसे नीचे है 52 वीक लो के पास है उनको जाके बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ने के लिए इसमें बचा हुआ है। 500 का स्टॉक अगर 200 में मिल रहा है तो वो वाला लगता है आदमी को अच्छा 300 रुपया सस्ता मिल रहा है। ये उसका उलट करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग करने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट वाला माइंड भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने बहुत ऐसे स्टॉक ऐसे रेट में खरीदे कि अगर मैं ट्रेडर नहीं रहता तो शायद नहीं खरीद पाता। तो ये क्या करते हैं, जाते हैं सीधे गोल्डमैन सैक्स के ऑफिस और वहां जाके बोलते हैं कि सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस आदमी को मेरे पास भेजो, जिसको नॉलेज है ही नहीं, जो मेरा रूल को सीधे फॉलो करे, जो मैं बोलूँ उसको आंख बंद करके फॉलो करे, अपना दिमाग नहीं लगाए। तो वो अपना एक बंदा ऐसा भेजते हैं जो कि सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस वाला बंदा रहता है। ये बोलते हैं सुनो मैं जो बोल रहा हूँ बस वही करना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उस समय S&P 500 नहीं आया था, जो कि इंडेक्स होता है जैसे कि निफ्टी 50 यहाँ पे है, उस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अमेरिका में उस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। S&P 500 बाद में आया था, वो भी बताऊंगा आपको। तो ये क्या कहते हैं कि तुम सेक्टर वाइज सबसे पहले मार्केट का डिफाइन करोगे कितने सेक्टर हैं, और जो जो सेक्टर के मार्केट लीडर हैं सिर्फ वही स्टॉक बाय करोगे। जब भी मैं पैसा भेजूंगा यही स्टॉक को बाय करना है सेक्टर के लीडर को, और वही रेट हमको कोटेशन भेजना है। मिला जुला के ये अपना एक ओन इंडेक्स फंड बनाते हैं और ये मस्त चल रहा होता है इनका। लेकिन जब अमेरिका में S&P 500 आ जाता है तो फिर इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इन्हें बुरा लगता है कि वो ट्रेडर वही कर रहा था जो मैं बोल रहा था, लेकिन फिर भी इन्हें जो है अब उनसे शिफ्ट करके खुद से ही S&P 500 में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।